आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। 11वीं कक्षा में 11वीं कॉमर्स के अंदर अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र का आज हम पाठ्यक्रम को डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। ठीक है, तो हम इस पाठ्यक्रम में समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, उससे क्या रिलेटेड है और वो किस प्रकार हमारे विषय को मजबूती देते हैं। तो इसके संबंध अगर हमको विषय को समझना है तो हमको पाठ्यक्रम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए पाठ्यक्रम पर एक बार ध्यान देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। क्या कहा? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्वतंत्रता की हो रही है और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या का यहाँ पे अर्थ है स्वतंत्रता से पहले की बात करें। इसका मतलब क्या है? जब हमारा देश आज़ाद भी होना था उससे पहले की बात करें, स्वतंत्रता के पूर्व के पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा और पीछे लेके जाते हैं। ये वो है जो गुलामी से पहले का भारत, गुलामी से पहले का भारत। अब ये आ रहा है गुलामी वाला भारत। और अब है ये स्वतंत्रता के बाद का भारत। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो इस टॉपिक को समझना है तो कुछ पहले का भी समझना पड़ेगा, कुछ इसके बाद का भी समझना पड़ेगा। तो सब चीज़ों को एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो गुलामी से पहले हमारा भारत क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? सबसे ज़्यादा अगर कहीं व्यापार होता था या पूरे विश्व को व्यापार से किसी ने जोड़ा था तो एकमात्र देश था। क्या नाम था उसका? भारत था। भारत में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों, रत्नों, मसाले इत्यादि है ना, खनिज पदार्थ, इन सब की भरमार थी। और ये पूरे विश्व में इन सब ऐसी चीज़ें क्या होती थी? दी जाती थी। हीरे रत्न और ये भारत में सबसे ज़्यादा प्राप्त होते थे। इसलिए क्या पूरे विश्व के बाजार को इसने फिर जैसे ही, इसलिए गुलामी से पहले का भारत। शॉर्ट एंड सिंपल इतना समझ लो। अब गुलामी के बारे में मतलब जो ये कहना चाहता है स्वतंत्रता के पूर्व की संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। जब मैं ये कहूँ कि बहुत पहले तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, फिर क्या हुआ? जब देश को अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बनाया तो उसके बाद क्या हुआ? उसने देखो आए तो अंग्रेज यहाँ पे बिजनेस करने थे, व्यापार करने आए थे, पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग भाई भाई पे झगड़ते हैं, भाई भाई पर गुस्सा करते हैं, इनमें क्या है आपस में फूट डाली जा सकती है, तो इन्होंने क्या कर दिया? इस व्यापार को राजतंत्र में बदलने की कोशिश कर दी। फिर उन्होंने क्या कर दिया? भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापार को छोड़कर उन्होंने क्या भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने अधीन लेने के लिए सोचा। तो उन्होंने पूरे देश पर क्या कर लिया? अधिकार जमा लिया। जैसे उन्होंने देश पर अधिकार जमा लिया तो उन्होंने क्या कर दिया? बहुत सी चीज़ों पर अपना एकाधिकार साथ उन्होंने मजदूरों से बहुत ज़्यादा लगान लेना शुरू कर दिया, है ना। उनको कम वेतन देते थे। फिर कई जगह का ये जो हमारे यहाँ पे पहले कशीदे का काम बहुत अच्छा होता था, मतलब क्या है हैंड वर्क का वर्क है, हस्तशिल्प कला, इन सब क्या उन्होंने नष्ट कर दिया। और क्या करते थे? यहाँ से कच्चा माल बाहर विदेशों में बेचते थे और विदेशों से निर्मित माल को भारत में बेचते थे। उससे दो तरह का नुकसान होता था। कच्चा माल यहाँ जाता तो भारत को लाभ होता था पर वो कम देते थे क्योंकि उनका ही राज था, और निर्मित माल का ज़्यादा पैसा लेते थे। तो हमारे देश को क्या बना दिया? कच्चे माल का निर्यातक बनाकर छोड़ दिया। जो है ना निर्मित माल का निर्यातक था वो आज क्या बन गया? भारत कच्चे माल का निर्यातक बन के रह दिया। ठीक है, पूरी तरह से देश को क्या कर दिया? अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थ हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले बहुत ही अच्छी थी, सुदृढ़ थी, पूरे विश्व में जिसका लोहा माना जाता था, वो इस गुलामी ने उसको क्या कर दिया? पूरी तरह से क्या कर दिया? दस्तनाबूद कर दिया। मात्र बहुत गरीबी आ गई भारत में। देखो जब निर्यात बहुत ज़्यादा होता है ना तो देश में इनकम आती है। ये सीधा सी बात समझो, जब कोई माल अगर हम सीधे माल किसी को बेचा तो पैसा आएगा, सीधा निर्यात होने पर पैसा आता था। पर क्या हो रहा था? वो निर्यात कच्चे माल का ही रह गया, हम कच्चे माल का निर्यातक रह गए, और हमको जब उनको बिजनेस करने के लिए एक जगह चाहिए तो भारत से बड़े बेस्ट जगह कोई नहीं थी पूरे विश्व को व्यापार करवाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने भारत को क्या बना दिया? आयात का केंद्र, कच्चे माल का निर्यातक बना के और बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र बना के इसमें छोड़ दिया, जिससे भारत को क्या हो गया? गरीबी, निर्धनता, इसने पूरी तरह से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। फिर स्वतंत्रता के बाद जब हम स्वतंत्र हो गए, ये नहीं है टॉपिक फिर भी समझा रहा हूँ थोड़ा सा, उससे थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, आगे वाले टॉपिक समझ में आएंगे। अब हुआ क्या? जैसे ही हम आज़ाद हुए उसके बाद हमने क्या किया? हमारी इकोनॉमिक बहुत गिरी हुई थी, पूरी तरह से हम पीछे, हमको कुछ नहीं पता था। हमने धीरे धीरे इकोनॉमिक को संभालने की कोशिश किया।
कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, अन्य रोजगार, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, धीरे धीरे इसमें उन्नति की। आज हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है, ठीक है। विश्व के बाजारों से भारत की अर्थव्यवस्था क्या मानी जाती है? स्टेबल मानी। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमने स्वतंत्रता के बाद बहुत मेहनत की है, हमने धीरे धीरे उसके लिए। अब उसमें क्या क्या कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, उसको बाय डिटेल टू डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार अच्छी बनी, क्या हुआ, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। ये वही कहने वाला था, जो ये पॉइंट था वो सेकंड चैप्टर में आ गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर हमने क्या कर दिया? कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, जो कृषि क्षेत्र हम नहीं जानते थे उनको बढ़ाया। औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया, हमको पता था कि एकमात्र कृषि क्षेत्र, पहले तो कृषि प्रधान देश था शुरुआत में, तो बहुत अच्छा मिल रहा था, पर अब ये हमको पता था कि कृषि प्रधान देश हमारे काम का नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा लाभ कमाना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको औद्योगिक क्षेत्र की तरफ जाना है। जब औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही थी, तो हमने सेवा क्षेत्र को चुना। हमने लोगों को शिक्षित करने वाले, क्योंकि हम क्या है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़ रही थी, इससे भी क्या हुआ देश का। तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए देश में कौन कौन सी नीतियाँ लागू गई, पंचवर्षीय योजनाएँ हैं, बेरोजगार योजना है, रोजगार योजना है, बहुत सारी योजनाएं जो भी चालू की गई, वो इस संबंध में इसमें बताया गया है। क्लियर? ठीक है। अब चैप्टर नंबर 3, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की एक समीक्षा। ये बहुत अच्छी तीन चीज बताइए। ये 3 चीज भारत में शुरू हुई थी, इन तीनों को समझ लो। अगर इसने आपने समझ लिया, देखो, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन शुरू करना, उदारीकरण यानी लाइसेंस पद्धति शुरू करना, लाइसेंस पद्धति शुरू करना, लाइसेंस पद्धति, प्राइवेटाइजेशन, और क्या करना? विश्व व्यापार, भारतीय व्यापार, भारतीय बाजार को विश्व के साथ जोड़ना, के साथ जोड़ना, ये हमने किया गया ना। अब उदारीकरण पहले क्या था? जब हमको भारत गुलाम कैसे हुआ? अंग्रेजों को ये आपके व्यापार करने दिया, इसलिए है लाइसेंस दिया, हाँ कर भाई, तू कर, टेंशन नहीं लेना, कर, हैं। तो उन्होंने व्यापार जमाते जमाते अपने राजतंत्र में घुस गए, इसीलिए हमने क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। पर क्या देखा कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, उसको सुधारने के लिए हमको दूसरी कंपनियों को यहाँ पे व्यापार करने देना पड़ेगा, पर कुछ शर्तों के साथ उसको व्यापार करने के लिए। आप यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने आए, राजतंत्र में नहीं घुसेंगे, ऐसा करके उन्होंने उदारीकरण अलाउ कर दिया। तो उदारीकरण क्या? एक तरह की लाइसेंस पद्धति देना, जिससे वो विदेशी भारत में आकर व्यापार कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। दूसरा है निजीकरण। क्या हुआ? उसके बाद ही भारतीय अर्थव्यवस्था सुधर नहीं रही थी, तो सरकार क्या करी थी? इतने सारे उद्योग धंधे जो उसको स्वतंत्रता के बाद मिले थे, रेलवे, बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशन, बस सर्विस, बहुत सारे, तो उन्होंने कोई इतना सारा वो हैंडल नहीं कर रहे थे। उन्होंने कुछ क्षेत्रों को क्या कर दिया? प्राइवेट में डिस्क्राइब कर दिया, प्राइवेटाइजेशन में दे दिया। उससे कई लाभ भी हुआ, कई नुकसान भी हुए, तो वो इसमें हम पढ़ेंगे। तीसरा वैश्वीकरण। देखो, पहले भारत वैश्वीकरण नीति अपनाता ही था, पूरे विश्व के साथ व्यापार करता था, पर जैसे हमको पता चला, हम आज़ाद हुए, तो उसने हमने वैश्वीकरण को पूरी तरह से बंद कर दिया था। आयात निर्यात का सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया था। पर हमको लगा कि अब अगर हम वैश्वीकरण में नहीं जुड़े, भारतीय विश्व के व्यापारों से नहीं है, तो भारत एकमात्र क्या हो जाएगा? दब के रह जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? इसको विश्व व्यापार से जुड़ना। तो हम विदेशों में आयात भी करते, विदेशों से आयात भी करते थे और निर्यात भी करने लगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3। क्लियर? ठीक है, और अच्छे से डिटेल में इसमें आगे पढ़ेंगे। फिर निर्धनता। देखो, इतना सब होने के बावजूद देश में कहीं ना कहीं निर्धनता बनी हुई है। आज भी देखो ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। भीख मांगते हुए आपको लोग दिखेंगे। बहुत लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा कम है। आपके आसपास, आपके परिवार में भी कुछ लोग होते हैं ना, चाचा बाबा में होता है ना, काका बाबा में बहन, तो वो कहते हैं कि क्या इनकम है, वो कई मजदूरी जाते हैं, कई भाड़े पे काम करते हैं, किराए पे रहते हैं, तो समस्या तो है। तो ऐसी स्थिति निर्धनता को बताते हैं। तो निर्धनता, इसमें हम निर्धनता की स्केल को समझेंगे, है ना, और निर्धन कैसे है, निर्धन क्या है, उसकी परिभाषा, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन से बात करेंगे। और निर्धनता वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। इसके अंदर से कम 20 नंबर, 15 या 10 नंबर के प्रश्न आते हैं, 10-15 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है। ठीक है, इसलिए निर्धनता वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखो, अगर हमने गरीबी को समझ लिया, तो हम रोजगार को समझ जाएंगे, बेरोजगारी को समझ जाएंगे। ठीक है, हम नई नई चीज़ें समझ जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हमको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? निर्धनता को समझना पड़ेगा। फिर अध्याय, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे हुआ? देखो, अब देखो, यहाँ पे एक शब्द आया है, मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। मानव पूंजी का अर्थ समझते हो? देखो, भारत के पास सबसे ज़्यादा क्या है? जनसंख्या। और जनसंख्या मतलब लेबर मतलब उसे क्या कहा जाएगा? वो क्या है? एक तरह से पूंजी है।
है ना, मजदूर जिसके साथ हो ना, जिसके साथ यूनिटी है ना, वो देश जीत सकता है ना। अकेले गांधी जी चले थे तो नहीं जीत पाए थे, तो उनके साथ यूनिटी हुई तो हम देश को आज़ाद भी कर पाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना पड़ेगा, यूनिटी में रहना पड़ेगा। तो यूनिटी किस प्रकार हमारे लिए काम में आएगी वो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो भारत में मानव पूंजी का निर्माण, भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे करेंगे? देखो, भारत के पास बहुत ज़्यादा, और इस मानव पूंजी को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नए नए क्षेत्रों में उसका उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से हम क्या हो रहा है, तो मानव पूंजी में क्या आएगा, कैसे आएगा, क्या है मानव पूंजी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मानव पूंजी का कहाँ उपयोग हो रहा है, ठीक है, किस किस क्षेत्र को हम बढ़ा, देखो इससे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले क्या होता है, सेवा क्षेत्र मतलब उसमें क्या होता है, अच्छा खासा बड़ा क्षेत्र भी है, उसके लिए लोगों की जरूरत होती है ना, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों की जरूरत होती है। कहीं ना कहीं भारत उसके लिए बहुत अच्छा साधन बन गया है। दो मानव पूंजी के दो बड़े देश माने जाते हैं, एक तो चीन और एक भारत। ठीक है, तो भारत सेकंड नंबर पर बहुत अच्छी मानव पूंजी का निर्माण करता है। फिर छठा, ग्रामीण विकास। अब देखो, भारत वास्तव में गांव है, गांव का देश है। ठीक है, भारत क्या है, वास्तव में गांव का देश है। आज भी हम कहीं ना कहीं गांवों को शहरों से अच्छा मानते हैं। अगर हमने गांव का विकास किया तो हमने शहर का विकास किया, हमने शहर का विकास किया तो हमने देश का विकास किया, तो देश का विकास किया तो हमने विश्व का कल्याण किया। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ग्रामीण विकास हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्रामीण में क्या है, देखो, अगर गाँव में अच्छी जल सुविधा नहीं है तो हम खेती नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमको खेती करने के लिए ग्रामीण विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ग्रामीण विकास वहाँ हमारे लिए काम आता है। तो ग्रामीण विकास को समझने के लिए हम सीधा सीधा समझें कि ग्रामीण विकास हमारे लिए क्या है कि हमें गांव का विकास कर, सड़कों से जोड़ना, नए नए उद्योग धंधों से जोड़ना, सेवा क्षेत्रों से जोड़ना, उनको रोजगार से जोड़ना। जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब वहाँ पे सिर्फ कुल मिला के खेती करते हैं। तो एक परिवार के 5 लोग अगर एक खेत में काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं, एक खेत में 1 या 2 व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा, 1 या 2, इससे ज़्यादा हद होगी तो 3 व्यक्ति कई और काम कर सकते। तो अगर हम ग्रामीण विकास करेंगे, नरेगा, मनरेगा, नरेगा, जो भी इन्होंने विकास की नीति अपनाई उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम 7वां अध्याय क्या कह रहा है, रोजगार समृद्धि और अनौपचारिक व अन्य मुद्दे। देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट 3 शब्द आए हैं। ठीक है, रोजगार समृद्धि, देखो एक होता है वृद्धि, एक होता है समृद्धि। वृद्धि यानी जो बढ़ती दर है, समृद्धि समान रूप से वृद्धि दर, ठीक है ना, या सबको लेते हुए वृद्धि दर। देखो, रोजगार समृद्धि में क्या होगा, रोजगार के है ना, जैसे जैसे रोजगार बढ़ता है ना वैसे वैसे समृद्धि दर भी बढ़ती है। तो ये समृद्धि दर रोजगार को बताती है। देखो, रोजगार में कितनी, देखो अगर रोजगार एक ही क्षेत्र का बढ़ रहा है तो वो वृद्धि दर नहीं कहेगी, वो एक क्षेत्र में, वो उस क्षेत्र की वृद्धि दर कहेगी। पर पूरा देश में सभी लोगों, हर क्षेत्र में अगर बढ़ोतरी होती है तो वो वृद्धि दर कहेगी, इसलिए उसको समृद्धि दर कहते हैं। ठीक है, रोजगार में वृद्धि होना, रोजगार क्या, औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हो तो औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, सेवा क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र उसकी वृद्धि। तो सीधी सी बात है, जिस क्षेत्र की वृद्धि हो रही है तो वो उसी क्षेत्र पर, यहाँ पे कृषि भी बढ़ रही है ना, औद्योगिक भी बढ़ रहा है ना, उसका भी मतलब समृद्धि दर कहा जाता है। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो हमको ये समृद्धि दर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबकी वृद्धि देश की वृद्धि कही जाती है। ठीक है, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे, कई इसमें अनौपचारिक बातें भी आती है, कारण भी होते हैं, कई नए नए समस्यागत प्रॉब्लम्स है, उनको हल करेंगे और अन्य मुद्दों के पूरा डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8, आधारित संरचना। देखो, ये आधारभूत संरचना कहते हैं ना, एक मकान बनाना तो नींव मजबूत होनी चाहिए। फोकस ऑन इन योर माइंड। अगर आप है ना एक मकान बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, नींव अच्छी करनी है। तो उसी प्रकार अगर हमको देश को अच्छा करना है तो आधारित संरचना को अच्छा करना है। हम अच्छी सड़क सेवाएं दे देंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर देंगे, जल सुविधा, इलेक्ट्रिसिटी सुविधा, है ना, रोजगार के क्षेत्र को अच्छा बढ़ा देंगे, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ा देंगे। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण को बढ़ा देंगे। ये सब हमारे आधारित संरचना के मुख्य पॉइंट कहे जाते हैं। चिकित्सा सेवा को बढ़ा देंगे। तो अगर ये हमारे मजबूत हो गए तो इन पे हमें खर्चा नहीं करना। अब हमको खर्चा किसने करना है, देश की वृद्धि पर, औद्योगिकरण को बढ़ाने में इनमें खर्चा करना पड़ेगा। सही है ना। तो सीधी सी बात है, इसको कर लिया तो हमने क्लियर हो गए। ठीक है, पर्यावरण और धारणीय विकास। देखो, कई बार देश के विकास करते करते हम है ना प्रकृति का हनन कर देते हैं। ये वो शब्द कह रहा है, पर्यावरण का धारणीय विकास। पर्यावरण है ना, परि प्लस आवरण है ना, कहने का अर्थ है प्रकृति द्वारा बनाए गए सुंदर पृथ्वी को हम कहीं ना कहीं नष्ट कर रहे हैं। हम पेड़ों को काट रहे हैं, ज़मीनों को खोद रहे हैं, खेती की जमीन बिल्डिंग बना रहे हैं,
हम नहरों को ख़राब कर रहे हैं, नदियों को ख़राब कर रहे हैं, गाँवों को उजाड़ रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, पर्यावरण का निकास होना है। तो हमको विकास करना है, पर कैसा करना है, धारणीय विकास। ऐसा विकास करो जो रिपीट होता जाए, है ना। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो पौधे लगाओ, इससे क्या होगा, पौधे वापस पेड़ बनेंगे, तो आपको लकड़ियाँ मिलती जाएगी। तो धारणीय, इस प्रकार के धारणीय विकास की तरफ हमको ध्यान देना है। तो इससे क्या होगा, देश के जो स्रोत है, देश के जो स्रोत है ना, प्राकृतिक स्रोत, वो खत्म नहीं होगा, देश को लंबे समय तक विकास होता जाएगा। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान देना है। अब पूरा विश्व आजकल इस धारणीय विकास पर ध्यान देने का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों और तुलनात्मक विकास। बस ये तो सिंपल पॉइंट है, सीधी सी बात है। भारत में कितनी प्रगति हुई, चीन और पाकिस्तान में कितनी प्रगति हुई, अन्य देश, जापान, है ना, इटली, इनमें कितनी प्रगति हुई है। तो उन देशों की जीडीपी और सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनसे कहीं ना कहीं तुलना करना, वहाँ पे कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई थी, यहाँ पे क्या, उन नीतियों से वो कितना बड़े ना, हमारी नीतियों से कितना हमने विकास किया, इन सब में हमको क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने एक किताब का आज पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है। बहुत अच्छे से भैया इसको समझ लेना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपके बहुत स्कोरिंग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात से।